अगर गौहर रजा सर के बजाय कॉमरेड गौहर रजा कहा होता तो बेहतर होता। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब। दोस्तों, ये मेरे लिए हमेशा ही बहुत इज्जत की बात होती है कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसने मेरे ख्यालों को ढाला जब मैं आपकी उम्र का था, और मैं आपकी उम्र का था, यकीन करना मुश्किल है, पर मेरे ऊपर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बहुत एहसान है। जो कुछ मैं आज हूँ, शायद उसके बीज वहीं पड़े थे। आज का जो विषय है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में इससे पहले भी बात हो चुकी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम रीज़न को देखने की कोशिश करें, रैशनैलिटी को देखने की कोशिश करें, तो उसके ऊपर किसी एक तरफ से आज हमला नहीं है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हर एक साम्राज्यवादी समाज हो या कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो, सिंपल इंपीरियलिस्ट सोसाइटी हो, उसके अंदर लगातार रैशनैलिटी के ऊपर और रीजन के ऊपर हमला होता रहता है, और उसकी जरूरत लगातार रूलिंग पार्टीज को, रूलिंग सोसाइटी को, रूलिंग क्लास को पड़ती रहती, ताकि वो लोगों को दबा कर रखे, एक खास तरह की सोच पैदा की जा सके, जिसके बारे में अभी डॉक्टर राम टुनियानी ने आपको विस्तार से बताया कि किस तरह से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, और मेरे ख्याल में रुचिका भी उसके ऊपर बात रखेंगी आपके सामने। समाज के अंदर सोच को एक खास तरह से ढालने के लिए एक खास तरह के सवाल उठ सकें और एक खास तरह के सवाल ना उठ सकें, इसके लिए ज़रूरी होता है कि लगातार रीज़न को, लगातार रैशनैलिटी को और लगातार साइंटिफिक टेम्पर को कुचला जाता रहे। क्या बात कर रहे हैं? हमारे मुल्क में भी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद ऐसी ताकतें मौजूद थी हमेशा, जो रीज़न के खिलाफ खड़ी थी, जो रीज़न के खिलाफ सिर्फ इस हद तक नहीं खड़ी थी कि वो उसको बातों से दबाने की कोशिश करें, बल्कि ताकत का भी इस्तेमाल करने वाली ऐसी ताकतें थीं, और उनका एक ख़ास रवैया हमेशा समाज के अंदर रहा है। 2014 के बाद क्या बदलाव आया? सवाल ये है कि 2014 में किस तरह का बदलाव आकर के समाज को किस तरह से ढालने की कोशिश की गई, क्या कुछ नया था इसके अंदर? तो जब मैं नज़र डालता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ नया बड़ा बदलाव 2014 में आया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी कुछ अहम पदों के ऊपर बैठे हुए लोगों ने सीधे तौर पर रीजन के ऊपर, साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर हमला नहीं किया। अच्छा, ठीक है। हमें आम लोगों के बीच में तो लगातार ये दिखाई देता है कि साइंटिफिक रीजनिंग के ऊपर, साइंटिफिक मेथड के ऊपर और साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर हमले की बातें लगातार होती रही। ऐसी किताबें लिखी जाती रही जो सीधे तौर से हमला करती। पर 2014 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव तब आया जब इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्राइम मिनिस्टर ने बॉम्बे के अंदर एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में कहा कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण है। ये तो लेटेस्ट न्यूज। आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये मुस्कुराहट तब आया करती थी हमारे चेहरे के ऊपर जब कोई बेहद बेवकूफ आदमी, और कई ऐसे बेवकूफ आदमी थे जिन्होंने किताबें भी लिखी तरह तरह की और इस तरह के बहुत सारे दावे किए, पर वो दावे आम आदमी की तरफ से थे, आम लेखकों की तरफ से थे, आम बोलने वालों की तरफ से थे, कुछ आरएसएस की तरफ से थे, कुछ शाखाओं में पले बढ़े लोगों की तरफ से थे। पर यह दावा इस बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की तरफ से, और इसलिए कम से कम मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं आई। और उससे भी ज्यादा भयानक चीज थी कि 500 से ज्यादा बैठे हुए डॉक्टर्स वहां पर इसके स्टेटमेंट के बाद ताली बजा रहे थे। ये क्या था?
ये क्या एक जाहिल जो 10वां पास है, हमें सबको मालूम है, उन्होंने खुद आज तक पे कहा है, तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट की, इसकी उसकी पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। उनके मुंह से है तो उनकी बात मान लेते हैं कि वो 10वां पास है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। तो क्या ये एक आम बिना पढ़े लिखे जाहिल बेवकूफ़ पागल आदमी की बढ़ती? नहीं। जब प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है तो इसको इस तरह से नहीं लिया जा सकता। अगर कोई आम आदमी कह रहा होता तो आप रिजेक्ट कर सकते। ये सिग्नल था गद्दी पे बैठने के 1 महीने के अंदर कि अब देश की साइंस पॉलिसी, देश की एजुकेशन पॉलिसी, देश की मीडिया पॉलिसी, ये सब कुछ अब इस तरह चलेगी। ये था सबसे बड़ा हमला रैशनैलिटी के ऊपर और उसकी शुरुआत। और हमने इसके बाद देखा कि एक के बाद एक के बाद एक मिनिस्टर्स हों, एमपीज हों, चीफ मिनिस्टर्स हों और यहां तक के जजेस, मीडिया को तो छोड़ ही दीजिए, अभी बाद में बात करते हैं उसके, ये सब लगातार रैशनैलिटी के ऊपर हमला करने लगे। हमें सुनने को मिला कि हमारे यहाँ विमान था जो ऊपर भी जाता था, नीचे भी जाता था, दाएं भी जाता था, बाएं भी जाता था और इंटरस्टेलर भी था, यानी वो दूसरे ग्रहों तक पहुंच सकता था। हमें यह सुनने को मिला कि मेरे पूर्वज, और एक मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे पूर्वज जंगलों में बहुत जाया करते थे और वहां किसी बंदर को आदमी नहीं बनते देखा उन्होंने, इसलिए डार्विनिज्म को हटा देना चाहिए। यह अलग बात है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत सख्त रिएक्शन आया हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से। पहली बार 3 एकेडमीज ने मिल करके उसके ऊपर बहुत कड़ा विरोध जाहिर किया। तो मिनिस्टर साहब को तो हटा दिया गया, लेकिन डार्विनिज्म को भी हटा दिया गया एनसीईआरटी की। हमें यह देखने को मिला कि एक जज कह रहा है कि मोर प्रजनन करता है आंसुओं से। जज, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम जजेस तो साइंटिफिक टेम्पर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कम से कम उसका ख्याल रखेंगे। हमें यह देखने को मिला कि करण को कहा गया कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी या तरह तरह की, ये दावे लगातार हमको देखने को मिल रहे हैं। पर ये पब्लिक एरेना में है, ये अटैक पॉलिटिशियंस की तरफ से। हम सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हटेंगे तो ये दावे भी बंद हो जाएंगे। पर खाली यहां नहीं रुकती है बात इससे आगे बढ़ती है और एक ऑल आउट अटैक हमको देखने को मिलता है साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर, इस देश के अंदर साइंटिफिक रीजनिंग के ऊपर। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? कहां से आ रहा है? इसके ऊपर नजरें हमारी बहुत कम है। हमारे यहाँ इसके बाद शुरुआत होती है धीरे धीरे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5 गव्य के ऊपर एक अलग सेक्शन में अलग तरह से पैसों का इंतजाम करता है, जिसमें 5 गव्य के ऊपर रिसर्च हो सके। क्या? यानी गाय के मूत्र के ऊपर, गोबर के ऊपर, दूध के ऊपर, दही के ऊपर और घी के ऊपर। तो रुको जरा, सब्र करो। और अभी हमको पिछले हफ्ते ये पता लगता है कि एक जगह 3.5 करोड़ या 3.2 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसमें 1 करोड़, 3.5 करोड़ का लगभग, जिसमें से 1 करोड़ 1.6 करोड़ जो है वो गाय के मूत्र के ऊपर और गोबर के ऊपर खर्चा कर दिया गया और बाकी का पैसा लग्जरी कार के ऊपर और बहुत सारे फर्नीचर के ऊपर कर दिया गया और कुछ भी नहीं मिला। पर जरा सोच के देखिए कि ये मुल्क वो मुल्क है जहां पर केमिस्ट्री की शुरुआत लगभग 100 साल पहले हो जाती है। मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत 100 साल पहले हो जाती है और पीसी रे को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया कहते हैं। उसमें हर चौराहे के ऊपर इस देश में एक लैब मौजूद है जो आपका पेशाब टेस्ट करती है। आप कहीं जाकर के देख लीजिए, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर ने लिख के दिया है कि गाय अपना पेशाब टेस्ट करा लीजिए, रिपोर्ट लेके आइए, शाम तक मिल जाएगी। वहां पर आप ये कह रहे हैं कि हमको गाय के पेशाब के बारे में कुछ नहीं पता और उस पर रिसर्च करने के लिए 3 करोड़ चाहिए। शर्म करो, शर्म। शर्म की बात है। पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को इस देश की बदनाम किया जा रहा है। ये अटैक है न सिर्फ साइंस के ऊपर बल्कि साइंटिफिक कम्युनिटी के ऊपर। इस देश में बेइज्जत किया जा रहा है उनको।
ये डीबीटी हो या डीएसटी हो, कुल मिलाकर के हमारा रिसर्च बजट जो है वो लगभग 0.5% जीडीपी का है। सही पकड़े हैं। कुछ लोग क्लेम करते हैं 0.7 है, कुछ लोग क्लेम करते हैं 0.75 है। गवर्नमेंट के अलग अलग डेटा आपको मिल जाएंगे। उसमें से ये काटा जा रहा है, जो जेन्युइन साइंस है उसमें से ये बजट काटा जा रहा है। तो ये एक हमला है, सूडो साइंस की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है इस बजट। ये अगली नस्लों की साइंस पढ़ने की इच्छा के ऊपर हमला है, क्योंकि यहीं जो बजट है जब कटेगा तो फिर उसका इंपैक्ट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पड़ेगा। ये दूसरी तरह का हमला शुरू होता। तीसरी तरह का हमला है कि जब आप साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एक आईआईटी है दिल्ली जहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट 5 गवे के ऊपर चल रहा है, एक जगह है जहां पर बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया, हालांकि उसको एडम ब्रिज जिसको राम सेतु कहते हैं, उसके ऊपर इंटरनेशनल रिएक्शन आने की वजह से वो बंद कर दिया गया, पर बहुत बड़ा बजट उसके लिए एलोकेट किया गया था कि हनुमान जी ने वो ब्रिज बनाया है या नहीं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। सरस्वती रिवर को खोजने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के अंदर यह प्रोजेक्ट दिया गया कि मंत्रों के उच्चारण से क्या इंपैक्ट होता है किसी मरीज के ऊपर। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, संजीवनी बूटी तलाश करने के लिए प्रोजेक्ट दिया गया। ये इस 0.5% जो जीडीपी का दिया जा रहा है उसमें से लगातार काटा जा रहा है। यानी साइंस के ऊपर और कम अब खर्चा होगा, साइंस की रिसर्च के ऊपर। तो रुको जरा, सब्र करो। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, ये साइंस की रिसर्च करने के ऊपर एक सीधा हमला है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के कल्चर को बदलने की लगातार कोशिश, ताकि आपको कंक्लूजन पहले से दे दिए जाएं, रिसर्च आप बाद में करते रहे। आपसे यह कहा जा रहा है कि गाय के गोबर को यह साबित कीजिए आप कि वो एटॉमिक अटैक के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने को सेफ रखने के लिए वो किरणों को रोक देता है। तो कंक्लूजन आपको पहले से दे दिया गया, अब पैसे मिल गए, आप रिसर्च कीजिए, साबित कर दीजिए। तो जो रिसर्च पेपर अब डेवलप हो रहे हैं, और बहुत हैं ऐसे, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो वो सूडो साइंस वाले रिसर्च पेपर से भरता जा रहा है। हम ये फख्र से कह रहे थे 80s और 90s में कि हमारा साइटेशन इंडेक्स जो बेहतरीन जर्नल्स हैं उनमें हमारे देश का बढ़ता जा रहा है, और हम चाइना के करीब थे। 2000 तक हम चाइना के करीब थे, आज हम चाइना से कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो साइंटिफिक कल्चर जब बदलता है तो उसका इंपैक्ट साइटेशन इंडेक्स के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, देश की साइंटिफिक पेपर्स की। तो जो इज्जत हमने 70 साल में कमाई थी उसको इस वक्त बट्टा लगाया जा रहा है। तीसरी तरह का हमला, उसके बारे में भी बात करता चलो। आप में से जो 80s में या उसके बाद पैदा हुए हैं, और ज्यादातर मुझे लग रहा है उसके बाद ही पैदा हुए हैं, उन्हें ये नहीं मालूम होगा कि जैसे टेलीविजन आया वैसे ही बाबाओं का, नए तरीके के बाबाओं का भी हमारे देश में उदय शुरू हुआ। सबसे पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी था उसका नाम, जो सबसे पहले इंदिरा गांधी के साथ वो टेलीविजन पे आना शुरू हुआ था सबसे पहले। या उसने जमीनों पे कब्जे किए और उस वक्त की सरकार का उसके सर पे हाथ था। लेकिन 90s तक आते आते ये बाबा जो फिनोमेना है ये इस देश के अंदर बड़े व्यापक तरीके से शुरू हो गया, और हमें पता लगता है कि लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में इनका व्यापार बढ़ता जा रहा है। अब ये बाबा फिनोमेना जो है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं, थोड़ी सी आपको कुछ आंकड़े दे देता हूं। अगर हम शुरुआत के 10 बाबाओं की बात करें, सिर्फ 10 बाबाओं की, हमें क्या सुनाया जा रहा है बार बार? हमें ये सुनाया जा रहा है बार बार कि भाई प्राइवेटाइजेशन इस देश में बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार के पास पैसे ही नहीं।
इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन करते रहेंगे। हम न सिर्फ ये कि जो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज चला रही है उनको बेचेंगे, रेलवेज को बेचेंगे, सब कुछ बेचते रहेंगे। वो इसलिए है कि पैसे नहीं, तो एजुकेशन भी बेचेंगे हम, सब कुछ प्राइवेटाइज कर देंगे। आचार्य बालाकृष्ण हैं, स्वामी नित्यानंद हैं, आसाराम बापू हैं, रामदेव हैं, मुरारी बापू हैं, नीम करौली बाबा हैं, राम रहीम हैं, सदगुरु हैं, रविशंकर हैं और अद्भुत हैं। ये 10 हैं बड़े बाबा। इनमें से कुछ के आपने नाम सुने होंगे, ज्यादातर के सुने होंगे, क्योंकि इनमें से कुछ तो बहुत मशहूर हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए, बलात्कार के लिए भी मशहूर हैं और पैरोल के लिए भी मशहूर हैं, वो भी लगातार मिलती रहती है। एक के तो पैर छूने के लिए 11 मिनिस्टर्स गए थे उस दिन से पहले जिस दिन वो अरेस्ट होने वाले थे। इनकी टोटल संपत्ति है 2 लाख करोड़ शुरू के 10 बाबा, राइट। हमारे देश के अंदर जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं 12वीं तक, वो हैं 26.5 करोड़, जो पहले थे 2021 में। अब वो घट करके 24 करोड़ रह गए, यानी 2 करोड़ कम हो गए। 21 से लेकर के अब तक 2 करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। 2 करोड़ का मतलब लगभग 1% है अगर टोटल पॉपुलेशन इंडिया की ले ली जाए। अगर बच्चों की पॉपुलेशन ली जाए तो 8% कमी आई है। 8% किसी देश के अंदर अगर स्कूल में बच्चे जाना कम कर दें तो उस देश के अंदर हाहाकार मच जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल है अगली नस्लों का। पर हमें कोई हाहाकार नहीं दिखाई देता, मीडिया इसके ऊपर खामोश बैठा हुआ है। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो कितने स्कूल बंद हुए? लगभग 90,000 स्कूल इस बीच में बंद हुए। हम खामोश बैठे हैं एज अ नेशन। जो रिपोर्ट छपी है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की, वो हर साल देते हैं डेटा। उनकी रिपोर्ट कह रही है कि रीजन क्या हो सकता है इसका रीजन हो सकता है बर्थ रेट में कमी आ जाना, इसका रीजन माइग्रेशन, इसका रीजन शिफ्ट फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। किसी एक जगह भी ये नहीं कह रहे हैं कि लगभग 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए, इस वजह से ये कमी आई। अब लौटते हैं बाबाओं की तरफ। टोटल खर्चा स्कूल एजुकेशन के ऊपर जो बजट है वो 73,000, 2024-25 का आंकड़ा दे रहा हूं, 73,000 करोड़ है। बाबाओं की संपत्ति 2 लाख। अगर ये बाबाओं की संपत्ति का हम ले लें तो न सिर्फ ये कि फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन दी जा सकती है, बल्कि इन 24 करोड़ बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल में भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में लगभग 55% हैं, तो मैं सबको ले रहा हूं, यानी प्राइवेट में जो पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, दोनों को ले लिया जाए। तब एक तो 73,000 करोड़ घटा देते हैं उसमें से, वो तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, यानी गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे सकती है, सारा बजट मिल जाएगा। और जो पैसा बचेगा अगर इन 24 करोड़ बच्चों में बांटा जाए तो 5,000 रुपए सालाना इनको स्कॉलरशिप भी मिल सकती। तो ये आर्गुमेंट कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, वो इसलिए है कि गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती। मेरे साथ एक एजुकेशन में के बड़े दिग्गज बातचीत कर रहे थे और बहुत जोरों में ये आर्गुमेंट रख रहे थे कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, प्राइवेटाइजेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। मेरा सिंपल सा आर्गुमेंट था, गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे, देश के पास पैसे हैं, वरना प्राइवेट भी नहीं खरीदेंगे, प्राइवेट भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे अगर देश के पास पैसे नहीं हो। ये देश के पैसे हमारे पैसे हैं, ये बाबाओं के पास जो जमा हुए हैं वो कहीं जादू से नहीं उतरे, ये हमारे और आपके पैसे हैं। ये उस गरीब आदमी के पैसे हैं जिसको बेवकूफ बना करके, जिसको रैशनैलिटी के ऊपर, रीजन के ऊपर लगातार अटैक करके, बुलावे में डाल करके उसको बुलाया जाता है और उससे 10-10 रुपए, 5-5 रुपए या जो भी उसकी औकात होती है उतना पैसा इकट्ठा किया जाता है। और ये गवर्नमेंट के सपोर्ट से संपत्ति पैदा की जाती है। यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है आसाराम का, जो उसने अवैध तरीके से संपत्ति पर कब्जा किया। ये था तीसरी तरह का अटैक। ये फैक्ट्रीज हैं। जब हमारे जैसे लोग, यहां बैठे हुए साथियों जैसे लोग
इस देश के अंदर साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे थे, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे, इसरो बनाने की बात कर रहे थे, CSIR बनाने की बात कर रहे थे, एटॉमिक एनर्जी बनाने की बात कर रहे थे, DRD बना, तब ये लोग ये फैक्ट्रीज बना रहे थे। और इन फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्ट निकलता है वो है अंधविश्वास। और ये इतनी संपत्ति वाली सारी फैक्ट्रीज मॉडर्न मैनेजमेंट के साथ चलाई जा रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये कोई बेवकूफ लोग नहीं है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर बेवकूफ नहीं थे, ये भी बेवकूफ नहीं। ये जो बात कह रहे होते हैं इन्हें अच्छी तरह से मालूम होता है कि किन लोगों के बीच में ये बात जाएगी और किस तरह से ये किन लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। इसके ऊपर रिसर्च के साथ ही काम होता है। चौथी तरह का जो अटैक है वो थोड़ा देर से आया, लेकिन आ गया, और उसका सीधा संबंध आपके साथ है, SFI के साथ है, नौजवानों के साथ, और वो है एजुकेशन में। एजुकेशन में जो बदलाव हुआ, अगर आप उसको देखेंगे तो NCERT का आर्गुमेंट यह है कि बच्चों के ऊपर से बोझ कम करने के लिए हम कुछ चीजें हटा रहे हैं। पर एक और बहुत खतरनाक चीज है, उसी में ही देख लीजिएगा, ये इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, बहुत खतरनाक है कि बच्चे बिना टीचर की मदद के पढ़ सकें, इसलिए घटाना जरूरी है। किताबों में से कुछ चीजें निकालनी जरूरी है। ये अपने अंदर कितनी खतरनाक बात है कि कोई नेशन ये पॉलिसी इख्तियार करे, और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ कि हम रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, उसमें बोझ तो कम करना है ही, लेकिन साथ साथ ये भी है कि बिना टीचर की मदद के भी बच्चे पढ़ सकें। क्या पढ़ सकते हैं? और उसके बाद फिर स्कूल बंद करना जायज हो जाता है। पर कई लोगों ने सवाल किया कि भाई इनका झगड़ा क्या है डार्विनिज्म के साथ? सीधा झगड़ा है। जब आप बाबाओं का सहारा लेकर के सरकार बनाएंगे तो बाबाओं को आप जगह देंगे उन कमेटीज में जहां एजुकेशन पॉलिसीज डिसाइड की जा रही हैं, और यही हुआ है। और जब बाबा ये बता रहा होगा कि हमारे देश में अलग अलग जातियां यहां से यहां से यहां से और पैर से पैदा हुई हैं, तो डार्विनिज्म पढ़ाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि डार्विनिज्म तो ये कह रहा है कि आप और हम सब अफ्रीका से निकले। अगर ये पढ़ाना होगा कि हमारे देश के अंदर ही आर्य पैदा हुए, यहीं से सब कुछ फैला है बाहर, तो फिर आप कैसे बताएंगे कि डार्विनिज्म क्या होता है? पर ये कह रहे हैं 12वीं में तो है। हमने कहां हटाया? 12वीं में है। अब एक बार फिर देख लेते हैं डेटा को। लगभग 24 करोड़ बच्चे 10वां पास करने वाले हर साल लगभग 3.8 करोड़, उसको 4 करोड़ कर लेते हैं, लगभग 4 करोड़ बच्चे। 4 करोड़ बच्चों में से 12वें क्लास में साइंस लेने वाले सिर्फ 40 लाख बच्चे हैं। 40 लाख बच्चों में से बायोलॉजी लेने वालों का डेटा नहीं है। मान लेते हैं कि आधे बायोलॉजी में चले जाते हैं, आधे से ज्यादा चले जाते हैं, हो सकता है, तो 30 लाख मान लीजिए। तो इस देश के सिर्फ 30 लाख बच्चे डार्विनिज्म पढ़ेंगे, बाकी सबको बाबाओं के आश्रम के लिए तैयार किया जा रहा है। समाज में यह ख्याल ना फैलने पाए कि डार्विनिज्म भी कोई चीज होती है, विकास का सिद्धांत भी कुछ होता है। पर चलिए साहब, डार्विनिज्म से तो ये झगड़ा हो गया। वो पाकिस्तान की मुल्लाओं की सरकार भी डार्विनिज्म नहीं पढ़ाती थी। 2006 में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जिस ट्रीटी में हमने साइन किया था, इंटरनेशनल ट्रीटी को, कि हम डार्विनिज्म को ना सिर्फ डिफेंड करेंगे बल्कि स्कूल में भी पढ़ाएंगे, उस ट्रीटी को पाकिस्तान ने जब साइन किया तो उन्होंने डार्विनिज्म स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दिया। उससे पहले तक डार्विनिज्म नहीं पढ़ाते थे।
अब वहां पढ़ाया जाता है, पर इजराइल में भी नहीं पढ़ाया जाता। बहुत सारे ऐसे देश हैं, मुसलमान देश तो हैं ही बहुत सारे, मतलब सऊदी अरब में भी नहीं पढ़ाया जाता डार्विनिज्म, क्योंकि उसका सीधा टकराव होता है जो कुछ आप धार्मिक गाथाएं सुना रहे हैं लोगों को, जो आप सुपरस्टिशंस लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं, उसके साथ सीधा डार्विनिज्म के विकास के सिद्धांत का टकराव होता है। तो आप नहीं पढ़ा रहे, हमारे यहां भी हटा दिया गया, पर यह हटा दिया गया ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्यों हटा दी? वो भी हटा दी। तो भाई यह सवाल ज्यादा मुश्किल हो गया। इसका सीधा ताल्लुक फिर बाबाओं से। जब बाबाओं को यह बताना है कि सब कुछ 5 भूत से बना है, पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट्स से बना है, तो फिर आप पीरियोडिक टेबल कैसे पढ़ा सकते? आप नहीं पढ़ा सकते। यह है सीधा अटैक ऑन रैशनैलिटी। यह है अटैक रीजन के ऊपर, क्योंकि रीजन को बिल्ड करने के लिए आपको बेसिक मिनिमम जानकारी साइंस की चाहिए होती। बिना बेसिक जानकारी के साइंस की रीजन हमेशा अधूरा रहता है। और जैसे जैसे साइंस की जानकारी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसके कंक्लूजन समाज के अंदर फैलते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे रीजन की ताकत भी बढ़ती जाती है। कल तक दुनिया भर में इंसान इंसान बराबर नहीं थे, औरत मर्द बराबर नहीं थे, सबको शिक्षा सबको काम का एसएफआई का नारा नहीं था। इन सब का आधार साइंटिफिक रैशनैलिटी थी। बिना साइंटिफिक रैशनैलिटी के समाज तबकों में बटा हुआ था, और बराबर हो सकता है इंसान, यह ख्याल ही साइंटिफिक रैशनैलिटी की देन है। और मैं समझता हूं कि हमारे देश में सिर्फ आप साइंटिफिक रैशनैलिटी की बात करके सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप अपने विकास, देश के विकास और साथ ही अगली नस्लों के विकास के लिए रास्ते हमवार कर रहे होंगे। मैं समझता हूं कि एसएफआई के सारे कॉमरेड्स अपनी इस ड्यूटी को समझेंगे। जहां जहां रीजन और साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर हमला होता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर मीडिया हो, इनमें से हर जगह आपकी आवाज जरूर उठेगी और साइंटिफिक रैशनैलिटी के हक में उठेगी। मैं समझता हूं कि एसएफआई अपना काम रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन होने के वजह से पूरा करेगी। बहुत